चलो ठीक है, देख पा रहे हो? यस सर। तो इस तरीके से हम लोग सेफ रेसिस्टेंस पर डिस्कशन किए थे। आज हम लोग का जो डिस्कशन है, इस डिस्कशन में हम लोग कल ऑलरेडी हम लोग कल इस पर हम लोग का डिस्कशन था, डिस्कस किए थे कि कोई भी चीज में जो रेडिएशन की बात यहाँ पर हो रही है, तो हम लोग कल सेफ रेसिस्टेंस पर हम लोग का डिस्कशन था। आज हम लोग एक बॉडी का अपना जो है एक सरफेस रेसिस्टेंस होता है कि नहीं? तो सरफेस रेसिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पर तुम देख लो। सरफेस रेसिस्टेंस का कोई भी बॉडी है, यदि ये ग्रे बॉडी है और इसका इप्सिलॉन यदि इसका एमिसिविटी है और एक ए यदि सरफेस एरिया है, तो इस कंडीशन में सरफेस रेजिस्टेंस इक्वल टू जो होता है 1 माइनस इप्सिलॉन बाई इप्सिलॉन ए मीटर। ये इसका जो यूनिट होता है पर मीटर स्क्वायर होता है। दिस इज कॉल्ड सरफेस रेजिस्टेंस। तो कहने का मतलब तुमको ध्यान ये रखना है, इस फॉर्मूला को तुमको ध्यान रखना है। सरफेस रेजिस्टेंस इक्वल टू 1 माइनस इप्सिलॉन बाई इप्सिलॉन ए पर मीटर स्क्वायर। तो इसमें अब यदि हम लोग ये ज्यूम कर ले कि ये ब्लैक बॉडी है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? एप्सिलॉन का वैल्यू क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन का वैल्यू क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन का वैल्यू ब्लैक बॉडी के लिए 1 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में सरफेस रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? आर सरफेस क्या हो, 0 हो जाएगा, है कि नहीं? यदि इसमें एप्सिलॉन का वैल्यू इसमें तुम 1 पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ये इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ऑलरेडी हम लोग कह रहे हैं ना कि भाई सरफेस रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि ब्लैक बॉडी को हम लोग परफेक्ट, उसमें किसी भी तरह का सरफेस के इरेगुलरिटीज हम लोग मतलब ये मान के चलते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें किसी भी तरह का सरफेस पे इरेगुलरिटीज नहीं है, मतलब सरफेस पे किसी तरह का रेसिस्टेंस नहीं है। लेकिन वही जब ग्रे बॉडी में आ जाएंगे तो सरफेस पे एक रेसिस्टेंस होता है जिसमें की इमिसिविटी का रोल एकदम बहुत ज्यादा होता है। जिसका इमिसिविटी जितना ज्यादा होगा उसका सरफेस रेसिस्टेंस जो है उतना ही मतलब उस पर डिपेंड करता है कि नहीं? तो ये हमारा ग्रे बॉडी का सरफेस रेसिस्टेंस हो गया। तो सरफेस रेसिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो गया? सरफेस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 माइनस इप्सिलॉन बाई इप्सिलॉन ए पर मीटर स्क्वायर। अब देखो, अब हम लोग जो है हम लोग जैसे इलेक्ट्रिकल एनालॉजी में हम लोग का डिस्कशन था। लेट अस सपोज यहाँ पे 2 ग्रे बॉडी है, ठीक है? यहाँ बॉडी 1 एंड बॉडी 2। सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो? यस सर। हाँ, 2 बॉडी है और ये दोनों जो है मिस ग्रे बॉडी है। जो कि हम लोग का जनरलाइज ये है, हमारा जनरल डिस्कशन अभी हो रहा है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ये मान के चलते हैं कि जो कोई भी 2 बॉडी है आइडियल सिचुएशन में ब्लैक जो है मतलब परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज नॉट पॉसिबल इन रियल सिचुएशन। तो ये हमारा एक जनरल एनालिसिस है। इस एनालिसिस के आधार पे हम लोग काफी इंटरेस्टिंग रिजल्ट पे पहुंचेंगे। इसलिए इस मतलब जो भी इसका डेरिवेशन है इसको अच्छे से समझ लेना है, बहुत इजी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली यहाँ पे 2 ग्रे बॉडी लिया गया, ठीक है? पहला ग्रे बॉडी 1 है, इसका इमिसिविटी जो है ये एप्सिलॉन 1 है, सरफेस एरिया A1 है और टेम्परेचर T1 है। देख पा रहे हो? एप्सिलॉन 1 A1 T1। नेक्स्ट बॉडी है, नेक्स्ट दूसरा बॉडी 2 है जिसका एमिसिविटी यहाँ पे E2 है, सरफेस एरिया A2 है और टेम्परेचर T2 है। देख पा रहे हो ना? यस सर। यस सर। ओके चलो ठीक है। हाँ, अब ये दोनों बॉडी है, तो इस बॉडी की अब देखो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा बॉडी क्या है? ये ग्रे बॉडी है। तो ग्रे बॉडी में क्या होगा? यहाँ दोनों रेसिस्टेंस होगा। मतलब कहने का मतलब ये सबसे पहले इसका सेफ रेसिस्टेंस की बात करते हैं। तो सेफ रेसिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा? बॉडी 1 के लिए दिस इज R1। तो EB1 मतलब EB1 का मतलब ये हो गया कि ये परफेक्ट आइडियल कंडीशन है। ये इस आइडियल कंडीशन में ये मान के चलते हैं कि बॉडी यहाँ पे क्या है? ये ब्लैक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? इसका जो मतलब ये इमिसिव पावर यहाँ पे EB1 हो गया। अब यहाँ पे जो रेसिस्टेंस R1 है, R1 क्या हो गया? R1 इज द सरफेस रेसिस्टेंस है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? ये R1 क्या हो जाएगा? 1 माइनस इप्सिलॉन 1 बाई इप्सिलॉन 1 माइनस इप्सिलॉन 1 बाई इप्सिलॉन A1 हो जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे इस बॉडी के ये सेकेंड बॉडी का जो यहाँ पे जो होगा ये मतलब सेफ रेसिस्टेंस होगा। ये क्या है? यहाँ पे R3 है, मतलब दोनों बॉडी का अपना अपना सेफ रेसिस्टेंस होगा। तो सेफ रेसिस्टेंस पे क्या हो जाएगा? ये सेकेंड बॉडी का ये क्या होगा? 1 माइनस इप्सिलॉन 2 बाई इप्सिलॉन 2 A2 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया? ये 2 बॉडी जो है, ये दोनों जो बोथ आर ग्रे बॉडी, बोथ ग्रे बॉडी हैविंग इट्स सरफेस रेसिस्टेंस। तो यहाँ पे सरफेस रेसिस्टेंस क्या हो गया? सरफेस रेजिस्टेंस क्या हो गया? यहाँ पे 1 माइनस इप्सिलॉन बाई इप्सिलॉन 1 A1 हो गया, मींस पहले बॉडी का हो गया। और सेकेंड बॉडी का जो यहाँ पे सेफ रेजिस्टेंस क्या है? यहाँ पे R3 है।
अब इस दोनों बॉडी का जो अपना सेप रेसिस्टेंस होगा, क्योंकि दोनों बॉडी का सेप रेसिस्टेंस क्या होगा, दिस इज R2, है कि नहीं, R2 हो गया। R2 क्या हो गया, 1/A1 ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं सेप रेसिस्टेंस क्या होता है, 1/A1 F12, और यानी A1 F12 को हम लोग A2 F1 भी लिख सकते हैं, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। जो हमारा इक्वेशन था उसमें क्या था, रेसिप्रोकेटिविटी जो थ्योरम है, A1 F12 इक्वल टू A2 F21 है कि नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो R2 जो है, एक मिनट, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया, इस बॉडी का अपना सरफेस रेसिस्टेंस क्या हो गया, इस पर पहला बॉडी का 1 माइनस इप्सिलॉन बाय ए इप्सिलॉन, तो इसमें पहला बॉडी में इप्सिलॉन 1 है, A1 है, तो 1 बाय इप्सिलॉन 1 बाय A1 इप्सिलॉन। फिर यहाँ पे R2 क्या हो गया, इसका बॉडी का सेप रेसिस्टेंस, तो यहाँ सेप रेसिस्टेंस क्या हो गया, 1 बाय A1 F12, या इसको हम लोग इसको 1 बाय A2 F1 लिख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड सेप रेसिस्टेंस। इसी तरह थर्ड बॉडी का क्या हो गया, यहाँ पे सरफेस रेसिस्टेंस हो गया, तो 1 माइनस इप्सिलॉन 2 बाय इप्सिलॉन 2। अब ये तीनों क्या हो गया, यहाँ पे क्या करना है, इसी को हम इलेक्ट्रिकल एनालॉजी फॉर्मूले आए, दिस इज द फर्स्ट EB1, ये दिस इज द फर्स्ट रेसिस्टेंस, ये पहला हो गया, ये पहला बिल्कुल ये ब्लैक है, साउंड ब्रेक हो रहा उस अब ठीक है। है। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे जो ऑलरेडी यहाँ पे क्या हो गया, तो EB1 एंड EB2 के बीच यहाँ पे कितना रेसिस्टेंस हो गया, 3 रेसिस्टेंस हो गया। पहला रेसिस्टेंस क्या है, पहला रेसिस्टेंस जो है इस बॉडी के अपने सरफेस पे जो रेसिस्टेंस है वो, R2 क्या हो गया, इसके शेप की वजह से हो गया वो, और R3 क्या हो गया, जो सेकेंड बॉडी का जो उसका सरफेस रेसिस्टेंस है, ये तीनों रेसिस्टेंस यहाँ पे क्या हो गया, ये तीनों रेसिस्टेंस यहाँ पे सीरीज में हो गया, तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1 माइनस इप्सिलॉन बाय A1 इप्सिलॉन 1 प्लस 1 बाय A1 F12 प्लस 1 माइनस इप्सिलॉन 2 बाय इप्सिलॉन 2 A2, ये हमारा क्या हो गया, ये R इक्विवेलेंट। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट, यहाँ पे तुम एरिया को तुम बाहर ले लोगे, तो क्या होगा, 1 बाय A1 इंटू 1 माइनस इप्सिलॉन 1 बाय इप्सिलॉन 1 प्लस 1 बाय F12 प्लस A1 बाय A2 इंटू, हाँ चूंकि यहाँ पर तुम A1 तुम यहाँ पे कॉमन ले रहे हो ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये A1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो गया, A1 बाय A2 इंटू 1 माइनस इप्सिलॉन 2 बाय इप्सिलॉन 2, तो ये हमारा R इक्विवेलेंट हो गया। जब R इक्विवेलेंट आ गया तो यहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे, सिंपली क्यू निकालना है, क्यू क्या होगा, डेली बी बाई R इक्विवेलेंट हो गया, दिस EB1 माइनस EB2 बाई R इक्विवेलेंट। EB1 क्या है यहाँ पे, सिग्मा T4 है ना, यदि यहाँ पर चूंकि यहाँ पे क्या हो गया, सिग्मा T14 माइनस T24 बाय R इक्विवेलेंट। तो अब R इक्विवेलेंट का वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, A1 क्या हो गया, यहाँ न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो सिग्मा A1 इंटू T14 माइनस T24 बाई 1 माइनस इप्सिलॉन बाई इप्सिलॉन 1 प्लस 1 बाय F12 प्लस A1 बाय A2 इंटू 1 माइनस इप्सिलॉन 2 बाय इप्सिलॉन 2, ये हमारा हो गया Q, जो कि यहां से हमारा जो हीट ट्रांसफर हो रहा है ना 1 से 2 की तरफ, लेट अस सपोज दिस 1 to 2। क्लियर है, समझ पा रहे हो? यस सर। यस, ये तुम्हारा बेसिक इक्वेशन हो गया। अब इस इक्वेशन में भी हम लोग हीट फ्लक्स की बात करें तो क्या होगा, हीट फ्लक्स में भी एरिया को यदि हम लोग यहाँ डिवाइड कर देंगे, Q बाई A1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हीट फ्लक्स हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, दिस सिग्मा इंटू T14 माइनस T24 बाई दिस वन, न्यूमरेटर में सेम रह जाएगा। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इस इक्वेशन को तुमको समझ में आ रहा है तो तुम समझ लो कि इस पर जो आगे का जो भी डिस्कशन है वो सारा डिस्कशन इसी फॉर्मूला पे है। तो फंडामेंटल यही है, इस बेसिक इक्वेशन का फंडामेंटल यही है कि जस्ट सपोज दैट देयर आर टू ग्रे बॉडी having this emissivity E1, surface area A1, temperature T1, and the another body having this surface emissivity is epsilon 2,
सरफेस एरिया इज A2 एंड टेम्परेचर T2। तो ऑब्वियस है कि हम लोग यहाँ पे ग्रे बॉडी कंसिडर कर रहे हैं, तो ग्रे बॉडी होगा तो क्या होगा, उसमें दोनों रेसिस्टेंस काम करेगा, इसमें सरफेस रेसिस्टेंस भी काम करेगा और शेप रेसिस्टेंस भी काम करेगा। तो शेप रेसिस्टेंस ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं कि मीन्स यहाँ पे क्या होगा, शेप 1/A1F12 या 1/A2F21, दोनों को तुम दोनों में से कोई भी वैल्यू तुम यूज कर सकते हो। ये हमारा शेप रेसिस्टेंस हो गया। अब सरफेस रेसिस्टेंस की बात करेंगे तो सरफेस रेसिस्टेंस ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, तो क्या है सरफेस रेसिस्टेंस में 1/ε/A होता है। तो अब इसमें क्या करना है, सिंपली हम लोग यदि फर्स्ट बॉडी का यदि हम लोग बात कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, 1-ε/ε1A1 हो जाएगा, और नेक्स्ट बॉडी में आएंगे तो वहां पे क्या होगा, 1-ε/2/ε2A2 हो गया। जस्ट सिंपली इस इक्वेशन को पुट कर देना है, पुट करके हम यहाँ पे आर इक्विवेलेंट निकाल लिए और इस आर इक्विवेलेंट को लेके इस इक्वेशन में पुट कर दिए। तो फाइनली हमारे पास इक्वेशन जो आ गया, Q जो यहाँ से जो रेडिएशन हीट ट्रांसफर हो रहा है, दिस इज Q इक्वल टू सिग्मा इंटू A1। ध्यान रखना है, सिग्मा इंटू A1 T14 - T24 by 1-ε/ε1 plus 1/F12 plus A1/A2 into 1-ε/2/ε2। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब चलो, ये मेरा जनरलाइज फॉर्मूला हो गया। अब इसी जनरलाइज फॉर्मूला को हम लोग अब अलग अलग केस में डिस्कशन करते हैं। मान के चलो कि यहाँ पर दो, सपोज देयर आर टू लॉन्ग पैरेलल ग्रे सरफेस, ये दो सरफेस है जो पैरेलल सरफेस है और दोनों क्या है, ग्रे सरफेस है। सुन पा रहे हो, क्लियर है ना साउंड? हाँ, अब इसी पे हम लोग का अलग अलग डिस्कशन है, अलग अलग केस में हम लोग आ रहे हैं। हमारे पास फॉर्मूला जो है बेसिकली ये मेरा फॉर्मूला है, ठीक है, इस फॉर्मूला पर ऑलरेडी हम लोग अभी बात किए हैं। अब इसमें हम लोग ये मान के चलेंगे, सपोज दो बॉडी है, अब दोनों ग्रे सरफेस है, दोनों पैरेलल है, लॉन्ग पैरेलल ग्रे सरफेस की बात करें। अब इस केस में हम लोग ऑब्वियसली ग्रे सरफेस है तो क्या होगा, इसका इमिसिविटी यहाँ पे ε1 है, सरफेस एरिया A1 है और यहाँ पर टेम्परेचर यहाँ पे T1 है। सिमिलरली सेकंड सरफेस है तो इमिसिविटी यहाँ पे E2 हो गया, सरफेस एरिया A2 है और टेम्परेचर T2 है। तो इस इक्वेशन को डायरेक्टली हम लोग, हमारे पास ये इक्वेशन है सिग्मा इन T1 दिस वन, ये इक्वेशन ऑलरेडी हमारे पास है। अब हम लोग इसमें ये मान के चल रहे हैं, लेट अस सपोज A1 और A2 दोनों का सरफेस एरिया जो है यहाँ पे लेट अस सपोज 1 मीटर स्क्वायर है ना, ये हम लोग मान के चल रहे हैं कि लेट अस सपोज 1/1 A1 A2 दोनों सेम है और दोनों का वैल्यू यहाँ पे जो है 1 मीटर स्क्वायर है। तो इस कंडीशन में, और दूसरा एग्जाम्पल ये है कि हम लोग शेप फैक्टर जो है ये मान के चल रहे हैं कि F12 का वैल्यू यहाँ पे 1 है। F12 का मतलब 1 मतलब इस क्या हो गया कि जो भी एनर्जी 1 से इमिट हो रहा है कंप्लीटली जो है सेकेंड बॉडी 100% उसको एब्सॉर्ब कर रहा है। तो इस इक्वेशन में हम लोग हमारे यहाँ पर दो एजम्पशन, पहला एजम्पशन क्या है, लेट अस अज्यूम दैट दिस F12 is equal to 1 and A1 and A2 both are equal to 1 मीटर स्क्वायर। इस तरह से एजम्पशन यदि हम लोग लेते हैं तो इस केस में क्या इक्वेशन क्या हो जाएगा, Q क्या हो जाएगा, Q is equal to सिग्मा A1, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर एजम्पशन 1 मीटर स्क्वायर करके नहीं है, ये A1/A2 मान के हम लोग चल रहे हैं, है कि नहीं, A1 is equal to A2 जो कि दोनों सेम है कि नहीं, पर मीटर स्क्वायर मतलब यूनिट एरिया के लिए हम लोग का डिस्कशन होगा ये। तो क्या हो जाएगा, Q क्या हो जाएगा, सिग्मा इन A हो जाएगा इंटू T14 - T24। अब देखो 1 - ε F12 का वैल्यू क्या है, 1 हो गया, तो ये 1 हो गया प्लस 1 - ε2/ε2 हो गया, ठीक है। अब इसको स्प्लिट कर लो, इसको स्प्लिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा A T14 - T24 by 1/ε1 माइनस 1, दिस इज 1 हो गया, 1/F1 to 1 ले रहे हैं, 1/ε2 माइनस 1। तब देखो 1 1 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो गया, सिग्मा A T14 माइनस T24 by 1/ε1 प्लस 1/ε2 माइनस 1। समझ पा रहे हो, ये हमारा इक्वेशन हो गया। दैट मींस अब इस एरिया को हम लोग यदि नीचे में ले आए, मतलब इसकी हीट फ्लक्स की बात करें तो Q/A क्या होगा, Q डैश हो गया, दिस इज इक्वल टू सिग्मा T14 - T24 by 1/ε1 प्लस 1/ε2 माइनस 1/-1। ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन किसके लिए हो गया कि जो दो पैरेलल सरफेस है बोथ आर ग्रे। हमारा एजम्पशन क्या है कि दे आर टू पैरेलल सरफेस एंड बोथ आर ग्रे सरफेस, पहला एजम्पशन है। नेक्स्ट एजम्पशन क्या हो गया कि दोनों का जो है सरफेस एरिया दोनों का सेम है, और तीसरा एजम्पशन क्या है कि F12 या F21 जो है वहां पे हम लोग 1 ले रहे हैं। क्लियर है, सुन पा रहे हो, सुन पा रहे हो? यस सर।
हाँ, ये तीनों एजम्पशन को यूज करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ गया, क्यू बाई ए इक्वल टू क्यू डैश इंटू सिग्मा T14 बाई 1 बाई एप्सिलॉन 1 बाई एप्सिलॉन प्लस 1 बाई एप्सिलॉन 2 माइनस 1। ठीक है, अब इसमें तुम मान के चलो कि सपोज दैट कि हम लोग दोनों सरफेस ग्रे है। अब ये हम मान के चले कि दोनों सरफेस यदि मेरा वो हो, यदि हम ये मान के चले कि दोनों में हमारा ब्लैक, यदि ब्लैक बॉडी है तो ब्लैक बॉडी में ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 1 इक्वल टू एप्सिलॉन 2 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यदि हम लोग ये ब्लैक बॉडी मान के चले तो 1 हो जाएगा। तो क्या होगा 1 1 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। देखो तो ब्लैक बॉडी के लिए क्या हो जाएगा, देखो तुम अब देख लो इक्वेशन, तो देखो फिर से हम लोग आगे स्टीफन बोल्ट्जमैन को भी तुम प्रूफ कर सकते हो इस इक्वेशन से। इस डेरिवेशन से तुम स्टीफन बोल्ट्जमैन इक्वेशन को तुम डिराइव कर सकते हो। इस इक्वेशन में तुम एप्सिलॉन 1 का वैल्यू तुम 1 पुट कर दोगे, एप्सिलॉन 2 का वैल्यू, तो क्या होगा तुम्हारा क्यू ब्लैक कितना हो जाएगा, सिग्मा T14 माइनस T24, जो कि ऑलरेडी हम लोग जानते हैं ये कौन सा इक्वेशन है, ये हमारा स्टीफन बोल्ट्जमैन इक्वेशन की हेल्प से हम लोग इस इक्वेशन को ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि दो ब्लैक बॉडी के बीच जो हीट ट्रांसफर होगा, जो रेडिएशन हीट ट्रांसफर मींस वो क्या होगा, सिग्मा T14 माइनस T24। समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर। यस सर। तो कहने का मतलब है कि तुमसे ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर स्टीफन बोल्ट्जमैन इक्वेशन। समझ रहे हो? ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है कई बार कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर स्टीफन बोल्ट्जमैन इक्वेशन फॉर ब्लैक बॉडी। स्टीफन बोल्ट्जमैन इक्वेशन है तो ऑब्वियस ये किसके लिए हो जाएगा, ये ब्लैक बॉडी के लिए ही है। तो तुमसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में, और ये कई बार पूछा भी गया है और इन फ्यूचर पूछा भी जा सकता है। समझ रहे हो ना? यस, इन फ्यूचर ये पूछा भी जा सकता है, कहीं भी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इस डेरिवेशन में हमारा जो इलेक्ट्रिकल एनालॉजी के हेल्प से हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास दो बॉडी है और दोनों हमारा ग्रे बॉडी है। उस ग्रे बॉडी को जनरलाइज इक्वेशन को हेल्प उसको करके हमारे पास जनरलाइज इक्वेशन आ गया, ये इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन में हम लोग जो दो पैरेलल सरफेस के लिए यदि हमको निकालना है, यदि हमको हीट एक्सचेंज निकालना है, रेडिएशन हीट एक्सचेंज निकालना है, तो हम लोग इस इक्वेशन पे हम लोग यहां पहुंचे। क्लियर है? ठीक है? यस सर। यस सर। ठीक है। अब मान चलते कि हम इसमें मेरा एग्जाम्पशन ये हो सकता है कि एक बॉडी ग्रे है, दूसरा बॉडी मिस ब्लैक है। क्योंकि यहाँ जो फॉर्मूला हमारा आया है दो पैरेलल सरफेस, तो यहाँ पे क्या दोनों बॉडी को हम लोग यहाँ पे ग्रे मान के चल रहे हैं। तो हमारा एग्जाम्पशन पहला एग्जाम्पशन क्या है कि दोनों मिस ब्लैक हो, तो इस भाई यहाँ पे दोनों ब्लैक है तो हमारे पास इक्वेशन आ गया। अब ये मान के चलने कि एक बॉडी मेरा ग्रे है और दूसरा ब्लैक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, अब इस कंडीशन देखो, इस कंडीशन में 1 बाय एप्सिलॉन क्या होगा, ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा और ये सिग्मा एप्सिलॉन इनटू T14 माइनस T24 हो गया। तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन क्या हो गया, जब एक पैरेलल सरफेस मेरा ग्रे है और दूसरा पैरेलल सरफेस ये मेरा ब्लैक है। और यहाँ पे एक एग्जाम्पशन और है कि F12 का वैल्यू क्या है, वहां पे 1 है। F12 का वैल्यू क्या है, F12 इक्वल टू F21, ये दोनों का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है। और इसमें एक एग्जाम्पशन और यहाँ पे क्या है, एरिया जो है दोनों क्या है, एरिया दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का सेम है। क्लियर है? समझ पा रहे हो? यस सर। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन क्या हो गया, क्यू डैश इक्वल टू एप्सिलॉन इनटू क्यू बी डैश। क्यू बी डैश मतलब क्या हो, क्यू बी डैश किसके लिए हो गया, ब्लैक बॉडी के लिए हो गया। क्योंकि एप्सिलॉन को बाहर कर देंगे तो क्या होगा, सिग्मा T14 होगा, तो सिग्मा T14 माइनस यहाँ सिग्मा T24, तो ये हमारे किसके लिए हो गया, ब्लैक बॉडी के लिए। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। तो इस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्यू डैश इक्वल टू एप्सिलॉन इनटू क्यू बी डैश, ये हमारा हो गया किसके लिए, जब एक बॉडी ब्लैक है दूसरा ग्रे है। अब इसको तुम अलग अलग कर सकते हो, अलग अलग वैल्यू तुम पुट कर सकते हो। अब देखो अल्टीमेटली क्या हमारे पास है, अब फाइनली थोड़ा एक चीज हम लोग देखें कि क्यू डैश इक्वल टू क्या क्या है हमारे पास, क्यू डैश इक्वल टू सिग्मा। अब देखो इस इक्वेशन में देखो यहां पे तो Q1 to 2 जो है, Q डैश 1 to 2 कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या हो गया, एरिया को हम लोग नीचे ले आए, तो सिग्मा एक क्वांटिटी इस बीच में आ गया और यहां पे हम T14 माइनस T24 लिख रहे हैं। थोड़ा सा इसको देख पा रहे हो, तो सिग्मा, अब ये जो क्वांटिटी है हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। सिग्मा को अलग कर लिए, T14 माइनस T24 को अलग कर लिए,
ठीक है, जो हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू जो रेफरेंस होता है ब्लैक बॉडी के लिए, उस क्वांटिटी को अलग कर लिए। अब बीच में जो क्वांटिटी है, बीच में क्वांटिटी क्या बच गया, बीच में क्वांटिटी क्या बच गया बताओ, 1/1/ε1 प्लस 1/ε2 -1। किसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग, बात कर रहे हैं अभी जो हम पैरेलल सरफेस के लिए बात किए हैं। कहने का मतलब ये हो गया, इस इक्वेशन में आ जाओ। देख पा रहे हो, यस सर। हाँ एक मिनट, तो अब इस इक्वेशन में हम लोग देखते हैं, जो हमारे पास इक्वेशन है, थोड़ा फ्रेश हो गया। हाँ अब हमारे पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हम लोग आगे बढ़े तो क्या हो जाएगा, ये क्यू डैश क्या हो जाएगा, सिग्मा। अब एप्सिलॉन को हम लोग एक साथ ले आते हैं, एप्सिलॉन टर्म को, तो क्या होगा ये ε1 ε2 बाई ε1 प्लस ε2 -1, और ये T14 माइनस T24। क्लियर है। तो ये जो टर्म है ना, दिस वन, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रे शेप फैक्टर। दिस इज इक्वल टू Fg12, दिस इज कॉल्ड ग्रे शेप फैक्टर। इस फॉर्म में भी हम लोग इक्वेशन को लिखते हैं। तो क्यू डैश क्या हो गया, सिग्मा इंटू ग्रे शेप फैक्टर इंटू T14 माइनस T24, जहां पे ग्रे शेप फैक्टर, यहाँ पे ग्रे शेप फैक्टर क्या है, एप्सिलॉन इंटू ε2 बाई ε1 प्लस ε2 माइनस ε2। क्लियर है, समझ पा रहे हो। यस सर। यस सर। यस, तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनालॉजी का पार्ट का ये मेरा बेसिक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को अच्छे से समझ लेना, जिसमें कुछ नहीं है, सिर्फ दो रेसिस्टेंस, यहाँ पर 3 रेसिस्टेंस हो गया, 2 रेसिस्टेंस उसका अपने अपने सरफेस की वजह से हो गया, और 1 रेसिस्टेंस उसके शेप की वजह से हो गया। रेस्ट थिंग आर सेम। हम लोग इस इक्वेशन को डिराइव करके यहाँ तक पहुंच गए। अब इसी इक्वेशन को हम लोग आते हैं किसी सेकेंड केस में देखते हैं। इसमें आ जाओ। अब यहाँ पे हमारा क्या केस है, अभी हालांकि इस न्यूमेरिकल, इस पे जो है, ये जो हमारा अभी डेरिवेशन आया है, इस पे एक न्यूमेरिकल तुम देख सकते हो। एक मिनट, एक न्यूमेरिकल इसमें पूछा गया है। देखो सर क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा जूम कर दीजिएगा तो फिर लिखने में तब आसान होता है। हाँ हाँ, जूम कर दिए, जूम कर दिए, वही काम कर रहे हैं। तुम जो भी बोले हो ना कि यूट्यूब पर नहीं दिख रहा है क्लियर, इसीलिए तो जूम कर रहे हैं उसको। जो उसका यही उपाय है, तो उसको जूम कर दें। अब दिख रहा है। यस सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4.3 में आ जाओ। देखो, द रेडिएटिव हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया, ठीक है, पर यूनिट एरिया वाट मीटर स्क्वायर बिटवीन टू प्लेन, देखो पर टू प्लेन पैरेलल ग्रे सरफेस, देख लो, 2 प्लेन है, पैरेलल है, ग्रे सरफेसेज, इमिसिविटी दोनों का कितना दिया हुआ है, 0.9 है। समझो, मतलब कहने में 2 सरफेस है, 2 सरफेस है, दोनों सरफेस, इसका इमिसिविटी दोनों का ε1 ε2 का वैल्यू क्या है, दोनों का वैल्यू सेम है, ε1 इज इक्वल टू ε2, दिस इज इक्वल टू 0.9। ठीक है, ओके। मेंटेन्ड एट 400 केल्विन एंड 300 केल्विन, ये T1 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है और T2 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। इज इट क्लियर, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। यस सर। और स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू न्यूमेरिकल में दिया हुआ है। तो आपको निकालना क्या है कि दोनों बॉडी के बीच कितना हीट रेडिएशन, हीट एक्सचेंज हो रहा है। तो क्या ये क्वेश्चन समझ में आया, Q12 डैश पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा T14 माइनस T24 बाई 1/ε1 प्लस 1/ε2 माइनस 1। डायरेक्ट यूज करेंगे इस फॉर्मूला को, कर लेंगे ना यूज कर, क्या यस, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2 प्लेन पैरेलल ग्रे सरफेस है। इस कंडीशन में डायरेक्टली हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, जहां पे सिग्मा का वैल्यू दिया हुआ है, T1 का वैल्यू दिया हुआ है, T2 का वैल्यू दिया हुआ है, ε1 ε2 दोनों का वैल्यू क्या दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ε1 दोनों सेम है, इसको हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा T14 माइनस T24 बाई 2/ε-1।
क्लियर है, समझ पा रहे हो? यहाँ पे इप्सिलॉन के वैल्यू तुम पुट करोगे, यू विल गेट द आंसर, दिस वन इज 4.3। इसका मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ पे, ये देखो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा तुमको। क्लियर है? इप्सिलॉन टू सेम है, इसको पुट किया गया है, यू विल गेट दिस वन इज इक्वल टू 812 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है? यस सर। यस, तो इसमें एक न्यूमेरिकल हम लोग देखें। चलो चलो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट केस, दूसरा केस आता है। सेकंड केस में क्या हो गया, अब यहाँ पे दो कंसेंट्रिक सिलेंडर है, तो वहां पे क्या था, वहां पे प्लेन वॉल था, यहाँ पे दो कंसेंट्रिक सिलेंडर है। तो यहाँ पे हम लोग एजम्पशन पहला क्या है, से फैक्ट F12 क्या है, यहाँ पे F12 का वैल्यू 1 है। एरिया, अब देखो जाहिर सी बात है कि उसमें दो सिलेंडर है, तो इनर रेडियस यहाँ पे R1 है, तो आउटर रेडियस यहाँ पे R2 है, और सिलेंडर का लेंथ क्या है, यहाँ पे L है। ठीक है, तो इनर एरिया क्या हो जाएगा, 2πr1L हो जाएगा। आउटर एरिया क्या हो जाएगा, 2π, आउटर सरफेस जो है, जो कि कंसेंट्रिक सिलेंडर है, तो यहाँ इनर सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2πr1L हो जाएगा। आउटर क्या हो जाएगा, 2πr2L हो जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल टू, ये जनरल फॉर्मूला हमारे पास है। देख पा रहे हो, तो जूम कर दिए। यस सर। हाँ, अब देखो तो Q क्या हो जाएगा, ये ऑलरेडी हमारे पास फॉर्मूला है, सिग्मा A1 T14 माइनस T24 बाई 1 बाई एप्सिलॉन प्लस 1 बाई F12 प्लस A2 बाई A1 गया ना, हाँ, A1 बाई A, एक मिनट, यहाँ पे A1 बाई A2 इंटू 1 माइनस एप्सिलॉन 2 बाई एप्सिलॉन 2। ये ऑलरेडी हमारे पास फॉर्मूला है, जो कि हम लोग इसको ड्राइव कर चुके हैं। अब देखो इसमें पुट कर देना है। A1 का वैल्यू क्या है, 2πr1L है, T1 T2 का इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 माइनस एप्सिलॉन 2, फिर इसको क्या करना है, हमको इसको स्प्लिट कर लिए, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एप्सिलॉन 1 माइनस 1, सेम फैक्टर वहां पर 1 है ना, ये 1 है, तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, प्लस A1 बाई A2, A1 बाई A2 क्या हो जाएगा, 2πr1L बाई 2πr2L, तो 2πl कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ R1 बाई R2 हो जाएगा। देख पा रहे हो? यस सर। इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बाई एप्सिलॉन 2 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 1 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, इक्वेशन क्या हो गया हमारे पास, Q इक्वल टू सिग्मा A1, ऊपर में A1 है, ध्यान रखना है, तो चूंकि यहाँ पर 2 बाई R1L हो गया इंटू T14 माइनस 24 बाई 1 बाई एप्सिलॉन 1 प्लस R1 बाई R2 इंटू 1 बाई एप्सिलॉन 2 माइनस 1। ये हमारा इक्वेशन किसके लिए हो गया, टू कंसेंट्रिक सिलेंडर हैविंग ग्रे सरफेस, जो भी सरफेस उसका क्या है, ग्रे है, जहां पे एप्सिलॉन 2 का वैल्यू जो है क्वेश्चन में दिया रहेगा, सिलेंडर का लेंथ दिया रहेगा, इनर रेडियस आउटर रेडियस दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है। अब उसी प्रॉब्लम को तुम इस पे तुम ला सकते हो, सेम प्रॉब्लम जो अभी हम सॉल्व किए हैं, वहां पे इंस्टेड ऑफ दिस प्लेन वॉल जस्ट यू कैन यूज दिस कंसेंट्रिक सिलेंडर। उस केस में जो है, इस केस में तुम्हारा आंसर जो है सिंपली यहाँ पुट करना है, क्या, यहाँ पे A1 का वैल्यू यहाँ पुट करना है, और रेस्ट इक्वेशन है इसमें एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एप्सिलॉन 2 का वैल्यू क्या था, वहां पे 0.9 था, है ना। टेम्परेचर T1 भी क्वेश्चन में दिया हुआ है और T2 भी दिया हुआ है, और इस केस में हम सिलेंडर का लेंथ यहाँ कुछ भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे, आई विल गेट द इक्वेशन फॉर, किसके लिए इक्वेशन हो गया, दिस इज फॉर लॉन्ग कंसेंट्रिक सिलेंडर। क्लियर है? ठीक है, यस सर। हाँ, चलिए अब आते हैं इसमें, हम लोग यहाँ पर कंसेंट्रिक स्फीयर की बात करते हैं। सपोज दैट कि यहाँ पे दो स्फीयर है, R1 R2, अब इसमें स्फीयर है, तो ऑब्वियस यहाँ पे चेंज क्या हो जाएगा, सिर्फ सरफेस एरिया चेंज होगा, क्योंकि ऑब्वियस है कि रेस्ट फैक्टर तो यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट मान रहे हैं, मतलब यहाँ पे एप्सिलॉन 2 है, तो सिर्फ यहाँ पे जो हमारे पास जो फॉर्मूला जो है इसमें जो मतलब सिलेंडर में आया है, तो सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, सरफेस एरिया का वैल्यू यहाँ पे चेंज होगा। तो सिग्मा इंटू A1 क्या होगा, 4πr²
T1 4 माइनस T2 4 भाई सेम अप्रोच हम लोग लेके आएंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या हो गया सिग्मा A1, तो A1 क्या है यहाँ पे 4 पे R1 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वहां पे सिलेंडर तो क्या हुआ था 2 पे R1L था, यहाँ पे एरिया स्फीयर हो तो क्या हो जाएगा 4 पे R1 स्क्वायर। T1 4 माइनस T2 4 1 by epsilon 1 प्लस R1 स्क्वायर by R2 स्क्वायर इंटू 1 by epsilon 2 माइनस 1। तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज द केस फॉर किसके लिए हो गया, कंसेंट्रिक स्फीयर के लिए हो गया। समझ पा रहे हो? यस सर। और लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं है, सुन पा रहे हो रेस्ट? यस सर। ओके ठीक है, यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो इसमें एक स्पेशल केस है कि ए स्मॉल ग्रे बॉडी इन ए लार्ज ग्रे इंक्लोजर, एक बहुत ही लार्ज ग्रे इंक्लोजर है, उसके अंदर एक बहुत ही छोटा सा एक ग्रे बॉडी है। समझ रहे हो? एक बहुत ही लार्ज ग्रे इंक्लोजर है, इस ग्रे इंक्लोजर में एक छोटा सा बॉडी है जो कि ये भी ग्रे है, ठीक है। ये लेट अस सपोज दिस A1 और दिस इज एरिया A2। यहां पे क्या हो गया, A1 क्या हो गया क्वाइट लेस देन, A1 का वैल्यू क्या होगा A2 से बहुत ही छोटा है। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, A1 में A2 क्या हो जाएगा, A1 का वैल्यू यदि A2 से बहुत ही कम है, इट इज वेरी क्वाइट लेसर देन दिस वन, तो A1 पे A2 क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, ये क्लोज टू 0 हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ क्लोज टू 0 हो गया। सिर्फ यहाँ पे F12 जो है यहाँ पे 1 ले रहे हैं, तो अब इस चीज को हम लोग इस इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे, तो हम लोग देखेंगे क्या कि नीचे का टर्म A1 पे A2 क्या हो गया 0 है। देखो इस इक्वेशन में आ जाओ, इस इक्वेशन में, तो इस इक्वेशन में क्या था हमारा, यहाँ पे A1 पे A2 यहाँ पे 0 हो गया है ना, ये वैल्यू क्या हो गया, इसका वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। तो इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पर देखेंगे Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा A1 T1 4 माइनस T2 4 बाई 1 बाई एप्सिलॉन 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सिग्मा A1 एप्सिलॉन 1 T1 4 माइनस T2 4। देख पा रहे हो? यस सर। यस तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये हमारा कंडीशन किसके लिए हो गया, एक बहुत ही लार्ज कोई ग्रे बॉडी इंक्लोजर है, उस इंक्लोजर में एक छोटा सा ग्रे बॉडी उसमें है। तो इस कंडीशन में जो A1 में A2 का जो मेरा फोकस क्या है, A1 में A2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तुम ये पुट करोगे तो Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा एप्सिलॉन 1 A1 T1 4 माइनस T2 4। तो इस तरीके से हम लोग इस केस फॉर्म में यहाँ पर डिस्कस किए, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली जो है तुम देख पा रहे हो ना कि किस तरीके से हम लोग इस जो हम लोग डील कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, हम लोग एक जनरलाइज ग्रे बॉडी लिए, जो किसी भी शेप का हो सकता है, वो उस शेप का हम लोग यहाँ ग्रे बॉडी लिए, और उस ग्रे बॉडी में हम लोग क्या निकाले, हम लोग हीट एक्सचेंज निकाले, हीट ट्रांसरेडिएशन जो रेडिएशन में जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो हम लोग निकाले, उसका हम लोग एक फॉर्मूला हम लोग डिराइव किए। उस फॉर्मूला को डिराइव करते हुए हम लोग अलग अलग स्पेशल केस में हम लोग 3 केस लेके, पहला केस किसके लिए था, जब यहाँ पे टू इनफाइनाइट पैरेलल कोई ग्रे सरफेस है, फिर हम लोग कंसेंट्रिक ग्रे सरफेस पे आए, फिर हम लोग कंसेंट्रिक स्फीयर पे। हम लोग देख रहे हैं कि उसमें चेंजेस क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ चेंजेस जो है उसमें सरफेस एरिया में आ रहा है। जो हमारा बेसिक इक्वेशन है, उस बेसिक इक्वेशन में चेंजेस कहाँ है, सरफेस एरिया में। जो फॉर्मूला मेरा सरफेस एरिया जहां एरिया है वहां पे चेंजेस आ रहा है, और रेस्ट जो है उसमें जो एफ जो मतलब F12 का जो वैल्यू है, वो वैल्यू यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पे व्यू फैक्टर जो है वो हम लोग यहाँ पे 1 लेके चल रहे हैं। तो ओवरऑल इस चीज हम लोग एजम्पशंस पे हम लोग चले तो हमारे पास इक्वेशन आ गया। उस इक्वेशन के आधार से, उस इक्वेशन के बेसिस पे हम लोग 3 अलग अलग केस में हम लोग उस फॉर्मूला को डिराइव किए, ठीक है। यस सर। क्लियर है? यस। अब देखो हम लोग यहाँ पे एक शील्ड की बात करते हैं, रेडिएशन शील्ड। तो शील्ड जो है क्या है, आप देखो, तुम देखते होगे कि जैसे तुम एक्सरे, कभी तुमको एक्सरे के लिए तुम कभी कोई डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर की एक्सरे लिख दिया, तो जब तुम एक्सरे कराने जाते हो तो तुम देखते होगे कि जो एक्सरे टेक्नीशियन होता है ना,
वो क्या करता है, एक जैकेट पहनता है। वो क्या पहनता है, एक जैकेट पहनता है। वो जैकेट क्यों पहनता है, ताकि जो भी एक्सरे का जो रेडिएशन है, उस रेडिएशन से उसको प्रोटेक्शन के लिए वो शील्ड पहनता है, रेडिएशन जैकेट पहनता है। या तो जब तुम देखोगे कि जब तुम यदि बार्क वगैरह में तुमको विजिट करने का मौका मिलेगा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर वगैरह, कभी इस तरह से कोई इंटर्नशिप वगैरह में या कोई विजिट करने का मौका मिलेगा, तो तुम देखोगे कि वहां जितने भी एम्प्लॉय होते हैं ना, एक स्पेशल तरह के जैकेट में वो मिस वे लोग काम करते हैं। मतलब रेडिएशन से बचने के लिए इस तरह से हम वहां पे शील्ड यूज किया जाता है, ताकि उसमें किसी भी तरह का हार्मफुल रेडिएशन से बॉडी को प्रोटेक्शन दिया जा सके। सुन पा रहे हो? यस सर। तो एक्सरे, हाँ, तो एक्सरे टेक्नीशियन जब एक्सरे रूम में होता है तो उसमें से एक्सरे निकलेगा, ठीक है। एक्सरे जो है क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन बहुत हाई एनर्जी से जब स्ट्राइक करता है, जब एनर्जी लूज करता है, तो वहां पे एक्सरे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब वो एक्सरे प्रोड्यूस हुआ तो उसके प्रोटेक्शन के लिए वो क्या करता है, एक शील्ड जैकेट पहनता है। तो वो शील्ड का बेसिकली क्या काम क्या हो गया कि उस रेडिएशन से बचाना, जो भी रेडिएशन उसमें से आया उस रेडिएशन से बॉडी को प्रोटेक्ट करना। अब तुम देखो, एक शील्ड का एक फॉर्मूला है, जो सिंपल फॉर्मूला है, जो कि जो अभी तुम फॉर्मूला जो तुम देखे हो उसी पे तुम्हारा बेस्ट फॉर्मूला है। जब यहाँ पे हम एन शील्ड, मान के चलो कि ये दो बॉडी है, ठीक है, ये दो बॉडी है, और इस दो बॉडी के बीच इसमें एन नंबर ऑफ शील्ड दिया गया, समझ रहे हो। सपोज दैट कि मतलब ये सोर्स है, ये सोर्स है, एक्सरे का ये सोर्स है, और तुम यहाँ पे खड़े हो, और तुम्हारा तुम जो जैकेट पहने हो, जैकेट में कितना लेयर है, जैकेट में कितना लेयर है, जैकेट में कितना लेयर है, एन नंबर ऑफ लेयर, एन नंबर ऑफ लेयर है। यहां से एक्सरे प्रोड्यूस हुआ, एक्सरे यहां से निकला, और एन नंबर ऑफ शील्ड से वो जैकेट क्रॉस होके आगे बढ़ रहा है। तुम ये मतलब ऐसे करते हैं, जो भी तुम मतलब जो एक्सरे टेक्नीशियन जो पहनना होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर हम लोग देखें तो दो यहाँ बॉडी है ना, एक बॉडी यहाँ पे एक्सरे इमिट कर रहा है, और इसके बीच एन नंबर ऑफ शील्ड हम लोग ये यूज करें, ठीक है। और दोनों बॉडी यहाँ पे ग्रे बॉडी है, ठीक है, एप्सिलॉन 2 हो गया। तो इस कंडीशन में तुम यहाँ पर देखोगे कि जो इस शील्ड की वजह से जो यहाँ पर रेडिएशन जो यहाँ पर जो वो हो रहा है, जो रेडिएशन पहुंच रहा है, सिग्मा इंटू T14 प्लस T24, ये तो कॉमन है। परमानेंट एरिया की बात करें, यहाँ पे एरिया था, एरिया क्या किया हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर दिया है ना, ये क्यू एंड डैश क्या हो गया, क्यू बाई एरिया, है कि नहीं। ये सिग्मा इंटू T14 प्लस T24 1 बाई एप्सिलॉन 1 प्लस 2n बाई एप्सिलॉन 3, 2n बाई एप्सिलॉन 3 प्लस 1 बाई एप्सिलॉन 2 माइनस 1 प्लस n। अब देखो इस फॉर्मूला को याद रखना थोड़ा आसान है, अब देखो इसको समझो। तो 1 बाई एप्सिलॉन 1 और 1 बाई एप्सिलॉन 2, तो ये तो समझ रहे हो। तुम्हारे पास Q का फॉर्मूला क्या था, 1 to 2 के फॉर्मूला क्या है तुम्हारे पास, सिग्मा T14 माइनस T24 बाई 1 बाई एप्सिलॉन 1 प्लस 1 बाई एप्सिलॉन 2 माइनस 1, यही फॉर्मूला है ना। यस सर। देख पा रहे हो, यस, ये फॉर्मूला मिस हमारा किसके लिए है, जब हम किसी तरह कोई शील्डिंग यूज नहीं कर रहे हैं, और दो पैरेलल ग्रे सरफेस है, इसमें किसी तरह का शील्डिंग नहीं है, सरफेस या दोनों का सेम है, और उसमें जो एफ जो व्यू फैक्टर है ये मेरा 1 है कि नहीं। इसके आधार पर हमारे पास फॉर्मूला है। अब यहां हम कह रहे हैं कि इसमें भाई एन नंबर ऑफ शील्ड है, कितना नंबर शील्ड है, एन नंबर ऑफ शील्ड है। तो इसमें क्या क्या ऐड हो गया, इसमें एक ऐड हुआ 1 बाई एप्सिलॉन 1 तो सेम ही है, प्लस इसमें ऐड हो गया 2n बाई एप्सिलॉन 3। कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो शील्ड है ना, इस शील्ड का जो इमिसिविटी है वो एप्सिलॉन 3 है। जितने भी शील्ड हैं सबकी इमिसिविटी जो है यहाँ पे एप्सिलॉन 3 है, समझ रहे हो। जैकेट्स में जो लेयर्स है ना, ये क्या होता है, पर्टिकुलर एक मटेरियल का बनता है, तो वो जो मटेरियल जो यूज किया जा रहा है उसका एक फिक्स इमिसिविटी होता है। तो उस जो शील्डिंग मटेरियल का जो इमिसिविटी है वो यहाँ पे क्या है, एप्सिलॉन 3 है। ये हो गया, प्लस ये ऐड हो गया किसके लिए, ये ऐड हुआ हमारा रेडिएशन शील्ड की वजह से, प्लस 1 बाई एप्सिलॉन 2, ये तो कॉमन हो गया, जो क्या हो गया तुम्हारा सेकंड सरफेस का हो गया, माइनस 1 प्लस n। अब देखो बाबू, एक मिनट, चलिए, तो ये फॉर्मूला जो है समझ में आ रहा है, ये फॉर्मूला तो समझ में आ रहा है, ये देख पा रहे हो फॉर्मूला। यस सर। तो शील्ड की वजह से यहां दो टर्म ऐड हुआ, एक 2n एप्सिलॉन 3 और दूसरा एक ऐड हुआ -1 तो है ही, इसे -n से तुम यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर लो। बेसिकली फॉर्मूला में -1 तो है ही,
यहाँ पे माइनस एन हो गया, तो इसी को हम लोग कॉमन ले लिए तो माइनस 1 प्लस एन हो गया। रेस्ट थिंग आर सेम, जो फॉर्मूला तुम्हारा है उसमें तुम्हारा सेम है। तो फॉर्मूला को तुम मतलब कोशिश ये कर रहे हैं कि तुमको फॉर्मूला याद रहे, ताकि इस फॉर्मूला से जो न्यूमेरिकल जो भी क्वेश्चन हम जस्ट इसको हम थोड़ा आगे डिस्कशन कर रहे हैं। अब मान के चलो ऑलरेडी हम लोग समझ रहे हैं कि जो सील्डिंग मटेरियल है, जो ε3 जो भी बॉडी है, लेट अस सपोज दिस इज ई, एन नंबर ऑफ सील्ड है, एन नंबर ऑफ सील्ड है, और इस कंडीशन में क्या हो गया उसका जो उसमें या हम लोग ये कह सकते हैं, लेट अस सपोज एक केस मान के चलते हैं कि जो भी एमिसिविटी है ना, सबका एमिसिविटी सेम है। मान के चलते ऐसा कुछ हमारा ऐसा है, हम अभी ये मेराइजेशन है कि ε1 इक्वल टू ε2 ε3 इक्वल टू जो भी बॉडी जो जितने भी लेयर्स हैं उसका एमिसिविटी क्या है, सबका कांस्टेंट है। तो उस कंडीशन में और उसमें हम लोग एक सील्ड यूज कर रहे हैं। कितना यूज कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे एक सील्ड यूज कर रहे हैं, इसमें हम लोग एक सील्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है, 1 सील्ड। तो एक सील्ड यूज करेंगे तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब चलो इसमें हम लोग 1 सील्ड यूज कर रहे हैं, तो एन का वैल्यू यहाँ पे 1 ले लिए, एन का वैल्यू क्या ले लिए हम लोग, 1 ले लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, और इसमें ε1 ε2 ε3 सबका वैल्यू यहाँ पे एप्सिलॉन है, तो क्या हो जाएगा ये 1 बाय ε1 1 बाय ε1 क्या हो जाएगा 2 बाय यहाँ ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, लिख लो इसमें, तो ये क्या हो जाएगा इसमें सिग्मा T24 बाई ये 2 बाई एप्सिलॉन हो जाएगा, 2 बाई एप्सिलॉन प्लस ये देखो एन के वैल्यू यहां पे क्या लिए हम लोग 1 ले लिए, तो ये क्या हो जाएगा 2 बाई एप्सिलॉन, ठीक है, माइनस 1 प्लस एन क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, वैल्यू यहाँ पर 1 ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये सिग्मा T14 माइनस T24 बाई, तो ये 2 4 हो जाएगा, तो 2 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा ये 2 बाई एप्सिलॉन माइनस 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यस सर। अब देखो, अब यदि इस इक्वेशन में जो हमारा इक्वेशन अभी जो हम लोग देख रहे थे, जो विदाउट सील्ड की बात कर रहे हैं, क्यू विदाउट सील्ड, वो क्या था सिग्मा T14 माइनस T24 बाई 1 बाई एप्सिलॉन 1 प्लस 1 बाई एप्सिलॉन 2 माइनस 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एप्सिलॉन और एप्सिलॉन 2 का वैल्यू क्या है, ये जब सील्ड हम यूज नहीं कर रहे तब के लिए ये 1 है, दोनों का वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट है, दोनों का वैल्यू सेम है, एप्सिलॉन है। तो क्या हो जाएगा ये दिस इज इक्वल टू सिग्मा T14 माइनस T24 बाई क्या हो जाएगा 2 बाई एप्सिलॉन माइनस 1 हो जाएगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो ये। तो जब इसमें हम लोग सील्ड हो गया सर, हाँ, यदि जब कोई सील्ड यूज नहीं कर रहे हैं तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला क्या हो गया सिग्मा T14 माइनस T24 बाई 2 बाई एप्सिलॉन माइनस 1। अब यदि हम एक सील्ड यूज कर रहे हैं तो देखो 1 सील्ड में क्या हो गया, हमारा फॉर्मूला क्या है यहाँ पे सिग्मा T14 माइनस T24 बाई 2 इंटू 2 बाई एप्सिलॉन माइनस 1। समझो, जब यहाँ पे हम लोग Q1 सील्ड यूज कर रहे हैं, 1 सील्ड यूज कर रहे हैं, तो क्या हो गया सिग्मा T14 माइनस T24 बाई 2 इंटू 2 बाई एप्सिलॉन माइनस 1, ठीक है। जब कोई सील्ड यूज नहीं कर रहे हैं विदाउट सील्ड, तो उस कंडीशन में क्या था सिग्मा T14 माइनस T24 बाई 2 बाई एप्सिलॉन माइनस 1। समझ रहे हो। अब तुम खुद देख सकते हो कि जब एक सील्ड यूज किए तो कितना परसेंट रेडिएशन को रोक दिया, ये 50%। 50%। वेरी गुड। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये हो गया कि Q1 सील्ड जब यहां पे एक सील्ड यूज कर रहे हैं तो क्या हो गया 1/2 Q डैश, दिस इज Q डैश, मतलब एरिया से हम लोग यहां डिवाइड कर रहे हैं, मतलब Q डैश 1 सील्ड इक्वल टू क्या हो गया 1/2 इंटू Q डैश डायरेक्ट। समझ रहे हो। एक लेयर यदि सील्ड को हम देंगे, सील्डिंग में एक मटेरियल की एक लेयर यूज करेंगे, तो उस कंडीशन में कितना परसेंट ये रोक दिया रेडिएशन को, 50% रेडिएशन को रोक दिया। समझ रहे हो। यस सर। ओके, अब इसमें हम 2 लेयर कर देते हैं, 2 लेयर करके तो इसी क्वेश्चन में,
तो 2 लेयर करेंगे तो क्या होगा, ये तो ये 1/ε सबका सेम है, एप्सिलॉन तीनों का सेम है, तो 1/ε ये 2/ε हो गया, तो 2 × 2 4 हो जाएगा, तो 4 + 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये 6/ε, ये क्या हो जाएगा, ये 6/ε हो जाएगा, माइनस 2 + 1 क्या होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर तुम 3 कॉमन ले लोगे, अब यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सील्डिंग मीडियम में हम लोग यहाँ पर 2 सील्ड ले रहे हैं, है ना, यहाँ पे n इक्वल टू क्या ले रहे हैं, हम लोग 2 पुट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6/ε -3, तो क्या होगा 3 कॉमन ले लेंगे, 1 मिनट 2 ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे, क्या होगा 2/ε -1 हो जाएगा। देख पा रहे हो नहीं, समझ पा रहे हो, यस सर, यस सर। हाँ, तो कहने का मतलब अभी इसमें 2 सील्ड ले लिए, तो यहाँ पे कितना % रेडिएशन को रोका ये, अब यहाँ पे मतलब रेडिएशन यहाँ पे कितना हो गया, 1/3 हो गया, कितना हो गया रेडिएशन, कितना जा रहा है, ये यदि एक मीडियम यूज किए तो 50% को ये रोक दिया और 50% ये क्रॉस किया। समझ में आ रहा है, अब यहाँ पर 2 रेडिएशन सील्ड यूज कर रहे हो, 2 सील्ड कर रहे हो, अब कितना आउटपुट कितना जा रहा है, ये 1/3 ही आउटपुट जा रहा है, 2/3 को रोक दिया ये। समझ रहे हो, जब सिंगल सील्ड को यूज किए तो 50% को रोका, 50% निकल गया, लेकिन जब 2 सील्ड तुम यूज कर रहे हो तो कितना रुक गया, 2/3 रेडिएशन, यस 66.66% को ये रोक दिया और ओनली 33.33% को ये क्रॉस किया। ऑब्वियस है कि 2 सील्ड करेंगे तो यहाँ 2 सील्ड लगा लेंगे, तो ऑब्वियस है कि उसमें क्या होगा, रेडिएशन जो बाहर निकलेगा वो क्या निकलेगा, वो कम निकलेगा। समझ रहे हो कि नहीं, तो जब 2 सील्ड यूज किए तो उसमें तो वो 33%, 1/3 पोर्शन ही बाहर निकल पाया। जब एक निकला, जब एक दिए तो वहां पे वो मतलब 1/2 को वो मतलब मींस वो एग्जिट किया। इसी तरीके से यदि हम लोग n सील्ड यूज करें, ऐसे करके यदि n सील्ड यूज करें तो कितना हो जाएगा ये, हैं कितना हो जाएगा, 1/n+, हाँ n+1 हो जाएगा। यदि हम लोग Q' यदि यहाँ पे n सील्ड की बात करें तो क्या होगा 1/n+1, यदि हम n सील्ड की बात करें तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा 1/n+1 into Q' डायरेक्ट। समझ रहे हो, क्लियर है, यस सर, यस सर, यस। अब देखो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया आप मान के लिए आपको एक सीलिंग मटेरियल यूज किए, तो अब कोई जैकेट बना, ठीक है, अलग अलग एडिशन है, ठीक है, अब इस एक्सरे के लिए टेक्नीशियन के लिए जो जैकेट बन रहा है, जो कंपनी बना रही है, एक लेयर यूज किया तो कितना हुआ 50% रोक दिया, चलो 50% बाहर जा रहा है। 2 लेयर यूज किया तो 1/3 निकला, 3 लेयर करेंगे तो मतलब 3 लेयर में कितना हो जाएगा 1/4, है ना, तो मतलब 25% बाहर निकला। पहला में कितना एग्जिट किया 50% एग्जिट किया, नेक्स्ट में कितना हुआ 33.33% एग्जिट किया, मतलब रेडिएशन यहां से निकला। 3 लेयर करेंगे तो यहाँ 25% हुआ, यदि 4 लेयर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 × 5 20% तो होगा। 6 लेयर करेंगे तो 7, तो 7 3 7 ये तुम्हारा 40% हुआ। ऐसे करके डिक्रीज करते करते 19 सील्ड के बाद तुम देखोगे 19 सील्ड के बाद इसका इफेक्ट बहुत ही कम होने लगता है। अब तुम 19 में करो तो कितना हो जाएगा 1/20 होगा, 1/20 होगा तो क्या होगा 0.05, समझ लो 0.0 जो, हाँ 0.05 मतलब क्या हो गया 5% रेडिएशन ही बाहर निकल पा रहा है। क्लियर है, यदि 19 सील्ड यूज करेंगे तो 19 यूज करेंगे तो, अब यदि 20 यूज करेंगे तो 21 हो जाएगा, तो 1/21 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये बहुत 5 के बहुत ही क्लोजर होगा ये। तो कहने का मतलब ये हो गया कि भाई जब कंपनी जो कोई जैकेट बना रही है, कोई मैन्युफैक्चरिंग, तो हर एक लेयर का तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, तो क्वेश्चन से आपको ये पूछा जाएगा कितना मैक्सिमम लेयर तक उसका बेनिफिट, सील्डिंग का बेनिफिट
उठाया जा सकता है, कितना मान चलो कि तुम एक्सरे तो ज्यादा हार्मफुल नहीं है, मान चलो कोई कोई ऐसा रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर है, वहां पे बहुत सारा उसमें रेडियो एक्टिव रेज वहां निकल रहा है, तो भाई उस कंडीशन में तो ऐसा जैकेट चाहिए जो कि मैक्सिमम प्रोटेक्शन दे। तो मैक्सिमम प्रोटेक्शन दे तो मतलब कितना, मैक्सिमम कितना लेयर यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम 19 लेयर्स तक जो है यूज किया जाता है। 90 से आगे जाएंगे तो क्या होगा ना, वो कॉस्टलियर होता चला जाएगा, क्योंकि हर एक लेयर में डालेंगे, हर एक लेयर का एक कॉस्टिंग होता है। एक से ज्यादा लेयर डालेंगे, 2 लेयर डालेंगे तो कॉस्टिंग डबल हो जाएगा, 3 लेयर डालेंगे तो उस कॉस्टिंग यहाँ 3 टाइम्स हो जाएगा, 19 लेयर डालेंगे तो 19 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन 90 के बाद आगे बढ़ेंगे ना तो कॉस्ट तो बढ़ता चला जाएगा, लेकिन उसका बेनिफिट जो है मतलब बहुत ही बहुत नेग्लिजिबल हो जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सील्डिंग में कि आप मैक्सिमम कितना लेयर जो है ना उसको यूज करते हैं एक सील्डिंग के लिए, तो इसका आंसर क्या होगा, 19 लेयर्स। समझ में आ रहा है 19 लेयर्स के बाद उसका इफेक्ट क्यों कम होता है, समझ पा रहे हो? यस सर। यस तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एक सील्डिंग का हम लोगों को कंसेप्ट समझ में आया कि आखिर रेडिएशन सील्ड का क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है। सबसे पहले इस फॉर्मूला को समझे, इस फॉर्मूला को समझने के बाद हम लोग इसको एक रियल लाइफ एप्लीकेशन में इसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, इस सिग्निफिकेंस को भी हम लोग यहाँ पे देखें। तो इस तरीके से यहाँ पे सब डेरिवेशन यहाँ पे दिया हुआ है, इसको सिंपली यहाँ पे दोनों को इक्वेट कर देना, जैसे कि यहाँ पे एक सील्ड यूज किया गया, एक सील्ड यूज किया गया, तो ये हमारा क्या इक्वेशन क्या हो गया, ये डायरेक्ट के लिए है, ये क्वेश्चन किसके लिए है, डायरेक्ट के लिए है। अब इसमें एक सील्ड यूज किए तो जो ऑब्वियस है कि जो सील्ड यूज करेंगे तो यहाँ बीच में 3 आ गया तो Q13 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 आ गया तो 32 हो जाएगा, Q32 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली कि दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा। Q'1 to 3 इक्वल टू, क्योंकि ये क्या है ना यहाँ पे एक सीरीज में आ गया ना, ये क्योंकि सीरीज में चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, Q'1 to 3 इक्वल टू Q'3 to 2, दोनों सेम हो जाएगा। अब इस दोनों में क्वेश्चन जब तुम पुट करोगे, यहाँ तुम पुट करोगे तो ये क्वेश्चन तुम्हारे ये आ गया। इस तरीके से हम लोग जब यहाँ पर Q'1 सील्ड कर लेंगे तो यहाँ फाइनली हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। इसे 1 सील्ड में करेंगे तो ऐसा हो गया, 2 सील्ड में ये आ गया, 3 सील्ड में ये आ गया। तो जनरलाइज इस पैटर्न को देखते हुए हम ये समझ पा रहे हैं कि n सील्ड में जो हमारा इक्वेशन है, n सील्ड में जो हमारा इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज इक्वल टू दिस वन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, और इसको इक्वेशन को याद रखना बहुत ही आसान है। सिर्फ क्या करना है, उसमें टर्म ऐड हो गया 2n बाई ε3, और एक यहाँ पे -n ऐड हो गया, क्योंकि ऑलरेडी -1 तो है ही उसमें, एक -n इसमें ऐड हो गया। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे रेडिएशन सील्ड के बारे में भी यहाँ पे देखें। क्लियर है? यस सर। सर हाँ, तो इस तरीके से हम लोग का जो रेडिएशन का जो भी तुम्हारा जो कंसेप्ट था, जो भी तुमको अभी जो सिलेबस है, इवन की सिलेबस जो भी गेट हो गया या सिविल सर्विस इंजीनियरिंग सर्विस में जो भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल वगैरह आता है, तो तुम्हारा ये सिलेबस जो तुम्हारा इंजीनियरिंग का जो तुम्हारा सिलेबस है, बीटेक का, बीई का, इस इतनी चीजों पर तुम मेरी नजर रखते हो, अच्छे से तुमको तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग में है, तो क्वेश्चन जो है तुम्हारा मोस्टली जो भी क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन तुम सॉल्व कर पाओगे। अब जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिकल को हम लोग डिस्कशन करेंगे। जो रेस्ट जो गेट में जो हम देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन को हम लोग छोड़े थे, जिसमें कि हम लोग रेडिएशन मतलब एनालॉजी और रेडिएशन सील्ड, इस दोनों पे जो न्यूमेरिकल है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो कि हमारे पास है कुछ न्यूमेरिकल्स, उसको हम लोग डिस्कस करते हुए हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है? यस सर। हाँ, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि एक क्लास हम लोग रेडिएशन में और बैठेंगे। एक मिनट।